नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 1773 के विनिमयन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया, सही है। इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, यह भी सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने की अनुमति दी गई, गलत है, क्योंकि निजी व्यापार में संलग्न होने की कंपनी के अधिकारियों को कोई अनुमति नहीं थी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, सही है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया, सही है। इसने प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, गलत है, क्योंकि 1781 के संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है स्थगन प्रस्ताव के बारे में। तो प्रस्ताव केवल सभापति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव जो होता है अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, सभापति की अनुमति से नहीं। बाकी ये 3 जो ऑप्शन है ये सभी सही हैं। उठाया गया मामला निश्चित हालिया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय का होना चाहिए, सही है। राज्यसभा को सरकार की निंदा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, सही है, और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो 1909 का अधिनियम 1909 का अधिनियम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत थी 1909 के अधिनियम में, जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। 1919 का अधिनियम पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया गया था 1919 के अधिनियम में। 1935 का अधिनियम यह प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया। और 1947 का अधिनियम और इसने उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए ये संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है। समिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, गलत है, क्योंकि इस समिति में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो ऊपर दिए गए कितने कथन गलत हैं। तो 2 कथन गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर बताया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित मंत्रालय का नाम दिया गया है। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मामले का मंत्रालय मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। आर.के. संगम सेठी ये वित्त मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 44वें संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, गलत है, क्योंकि मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। अनुच्छेद 368 के तहत संसद
संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है। गलत है, क्योंककि केशवानंद भारती मामला जो 1973 में था, इसमें यह फैसला आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान, ये दोनों संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। बाकी मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो संविधान की संघीय व्यवस्थाएं नहीं है बल्कि एकात्मक व्यवस्थाएं हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं? संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। सही है। संविधान संसदीय प्रणाली को केवल केंद्र में स्थापित करता है, राज्यों में नहीं। गलत है, क्योंकि यह जो संविधान की संसदीय प्रणाली है यह केंद्र और राज्य दोनों में स्थापित की गई है। भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है। गलत, भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जाती है, इसलिए संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर में गलत कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, 2 कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। गलत। वे प्रकृति में न्यायोचित हैं। सही। वे निरपेक्ष हैं। गलत। और वे पवित्र भी हैं। गलत। इसलिए सही कितने कथन सही हैं? तो 1 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इसने सहकारी समिति के संवर्धन पर राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया और इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में यह उपयुक्त कथन बताया गया है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 ईस्वी में, जो सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सही सुमेलन का पता बताना है तो ब्रिटिश संविधान से न्यायिक समीक्षा, ब्रिटिश संविधान से न्यायिक समीक्षा नहीं ली गई थी। न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिकन संविधान से लिया गया है। अमेरिकन संविधान एकल नागरिकता, अमेरिकन संविधान से एकल नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। आयरिश संविधान राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन सही है और कनाडाई संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया गया था। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 2 युग्म सही सुमेलित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक बनाने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं। नीचे दिए कोड का सही उपयोग करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है तो बेरूबाड़ी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। गलत, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती मामलों में, जो 1973 ईस्वी में यह जजमेंट आया था। प्रस्तावना के प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने के योग्य हैं। गलत, क्योंकि प्रस्तावना के प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं हो सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो कोई भी सही उत्तर नहीं है, इसलिए सही
कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित के लिए अधिगृहित करता है। तो अनुच्छेद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने से संबंधित है, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने से संबंधित है, किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित है, अनुच्छेद 3। जबकि नए राज्य का स्थापना अनुच्छेद 2 से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है, सही है। संघ सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें संघ को नष्ट नहीं कर सकती हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शत्रुओं और प्राकृतिक नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तार और हिरासत से सुरक्षा नहीं मिलती है, सही है। भारत में प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं, गलत, क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गलत कथन कौन है, तो गलत कथन 2 है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। वोट का अधिकार, दोहरी नागरिकता का अधिकार और सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। उपयुक्त में से कौन सा अधिकार एक अनिवासी भारतीय को प्राप्त है लेकिन भारत के प्रवासी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो वोट का अधिकार प्राप्त है और सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है और यह जो वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 243 आई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोहेलो मामला में न्यायालय ने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पहली बार 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है, सही है। अनुच्छेद 123 और 213 में अध्यादेश को प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख किया है, सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव के सिद्धांत में शामिल है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव, सही है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होती है, सही है। मतदाता सूची के निर्माण में धर्म, जाति, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होता है, सही है। राजनीतिक दल अपने मानदंड रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सही है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है तो सभी चारों सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव ने अंतिम प्रस्तावना की नींव रखी, गलत, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो नेहरू के द्वारा पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यही अंतिम जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह प्रस्तावना का नींव था। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती है, सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए
राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया। उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस संशोधन से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहले संविधान संशोधन से संबंधित है। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं? तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। गलत है, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सही है। इसे संविधान के भाग 12 के तहत रखा गया है। गलत है, क्योंकि इसे संविधान के भाग 12 के अंतर्गत नहीं रखा गया। यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सही है। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या चुनना है? तो कितने कथन गलत हैं? तो कथन 1, 2 कथन गलत हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के प्रावधानों के तहत की जाती है। गलत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह आर्टिकल 94 के प्रावधानों के तहत नहीं की जाती है, बल्कि आर्टिकल 93 के तहत होती है। लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सही है। और वह सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। कौन? तो प्रोटेम स्पीकर। ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। अस्पृश्यता का उन्मूलन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा उपयुक्त अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रकल्पित किया गया है? तो उपयुक्त अधिकारों में से मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध तथा कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये दोनों अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा परिकल्पित किया गया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जनता द्वारा सीधे चुने गए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। आश्रय का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार और वोट का अधिकार। उपयुक्त अधिकारों में से किसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उपयुक्त अधिकारों में से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है आश्रय के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है रीट के संदर्भ में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी नहीं किया जाता है जब हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। सही है। जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो तो परम आदेश रीट जारी नहीं की जा सकती है। सही है। निषेध रीट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध होता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निषेध रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बाकी व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो वे कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य दोनों की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। सही है। वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। गलत है। वे अपने उन्मूलन के लिए न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं। सही है।
निर्देशक सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए होते हैं, गलत है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? तो डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से भिन्न है कि डीपीएसपी लागू करने के योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार लागू किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मादक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, गायों के वध पर प्रतिबंध, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध उपर्युक्त में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, अर्थात मादक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध तथा गायों के वध पर प्रतिबंध, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है, गलत है, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है। संविधान निर्देशक सिद्धांतों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। वे समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं। वे उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है, सही है। राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अलावा अन्य निकायों के लिए चुनाव आयोजित करता है, गलत। मतदाता सूची तैयार करता है और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव करता है, ये भी गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान करें। गलत जोड़ी का पहचान करना है तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है, सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है, सही है। सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 44, गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना की बात कही गई है और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संविधान संशोधन की शुरुआत राज्य विधानमंडलों में की जा सकती है, गलत है। संविधान संशोधन की शुरुआत संसद में की जाती है। विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जाना चाहिए, किसी निजी सदस्य के द्वारा नहीं, गलत है, क्योंकि निजी सदस्य भी विधेयक पेश कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, गलत। इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 2 सदनों के बीच असहमति की स्थिति में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, सही है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना आवश्यक होता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संसद के विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, सही है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
संविधान की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। सही है। मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता है। गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। संविधान में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। गलत। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा नियमों के नियम 198 में उल्लेखित है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। गलत, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सही है। और लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। सही है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं? तो 3 कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कार्यवाही की प्रक्रिया और संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य के मामलों पर चर्चा करना सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 268 अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। गलत, क्योंकि 268 नहीं बल्कि 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। प्रधानमंत्री ऐसी परिषद की स्थापना करते हैं। गलत, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परिषद नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करती हैं। सही। ऊपर दिए कथनों में से सही कथन चुनें। तो सही कथन है ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है। गलत, संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। सही। चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। सही। यह एक सलाहकार निकाय है। सही, इसलिए सही। कौन सा क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है? तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए 2 स्थितियां तय की गई हैं, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों स्थितियों में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 कथन सही हैं। यह जो आपातकाल लागू होता है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। उपयुक्त अधिकारों में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 जब भारत में लग जाता है के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 अर्थात जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार किसी भी स्थिति अर्थात 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगने की स्थिति में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे तथा वे लागू रहेंगे। सही है।
संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। गलत, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा। गलत। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। गलत है। यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। गलत, क्योंकि स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी कर सकता है जब राज्यसभा में किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 100 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता है। गलत है, क्योंकि यह नाम मात्र का प्रमुख नहीं बल्कि वास्तविक प्रमुख होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निहित है। गलत, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कौन सा कथन गलत है? तो सभी कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद पर रहता है और वह किसी भी समय पदच्युत हो सकता है। गलत, वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। सही है। प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। गलत, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74, 75 और 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति संसद का एक घटक अंग होता है। सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्रपति किसी सदन के चर्चा में भाग नहीं लेता है। वह हर साल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, 3 और 4 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है। गलत, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत 15% से अधिक नहीं हो सकती। उपयुक्त प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। सही है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। गलत, सर्वोच्च न्यायालय की अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत है। उच्च न्यायालय के मामले में यह संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत नहीं है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। गलत,
भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। गलत, क्योंकि इसके लिए इन्हें संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गलत, और संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित न ही की है। सही है। इसलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है। गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत उसके समक्ष किए गए किसी भी संदर्भ की सुनवाई करती है। सही है। संविधान पूर्व किसी संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है। सही है। गलत है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत किसी संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यूके में उत्पन्न और विकसित हुआ था। गलत, क्योंकि यह अमेरिका में विकसित हुआ था। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। सही है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सही है। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रीट जारी कर सकता है। सही है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम और निष्पक्ष आदेशों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए न्यायालयों की शक्ति है। सही है। उन्हें सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। गलत है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है? तो किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता है। गलत है। हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर नहीं रह सकता है। गलत है। रह सकता है। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। गलत है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। गलत है। उसके पास विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। सही है। राज्यपाल पास राज्य विधेयकों पर विटो शक्तियाँ, राज्यपाल के पास राज्य विधेयकों पर विटो की शक्तियाँ नहीं है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है, सूची 2 में उससे संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। तो अनुच्छेद 178 संबंधित है विधानसभा के अध्यक्ष से। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के अध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 184 संबंधित है उपराष्ट्रपति की शक्तियों से और 186 संबंधित है अध्यक्ष के वेतन और भत्तों से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान ने राष्ट्रपति को कोई विवेकाधीन शक्तियां निर्धारित नहीं की हैं। सही है।
राज्य के मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस स्थिति में भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है? यदि वह राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन का सदस्य है तो वह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, गलत है, क्योंकि 7वें संशोधन के द्वारा यह पारित हुआ था। संविधान किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है, सही है। संसद समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करती है, गलत है। संविधान में किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल अधिनियम या अफस्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुरक्षा को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तारी करने की अनुमति देता है, सही है। यह उन्हें संदिग्ध आतंकवादियों पर गोली चलाने और उन्हें मारने की शक्ति देता है, सही है। यह अशांत क्षेत्रों में की गई कार्रवाइयों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सही है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं? तो सभी तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा? और वो भाग था भाग 14A। तो संविधान में नया भाग जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की मंशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यों वाला निकाय है, गलत है, क्योंकि 5 नहीं बल्कि 3 सदस्यों वाला निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, गलत है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है, सही है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है, सही है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा भविष्य के किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के वित्त करों के हस्तांतरण के बारे में सिफारिश देता है, सही है। राष्ट्रपति ने NK सिंह को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, गलत है, क्योंकि NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली है? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार मोदी ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी एक गैर संवैधानिक निकाय है, गलत है, क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है।
अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते रहते हैं। गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इनमें से नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के संदर्भ में 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में जीएसटी का कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। सही है। इसने केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी प्रशासन सहयोग और समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। सही है। केंद्रीय वित्त सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सही है। कैग सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होता है और देश के संपूर्ण वित्त को नियंत्रित करता है। सही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कैग भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल होगा। गलत है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? जब उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि हो तब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है। सही है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। सही है। उसे निजी कानून प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गलत उत्तर का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं भारत के चुनाव आयुक्त की तरह एक स्वायत्त बॉडी। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। उसने नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि वह और उसका नाम मतदाता सूची में हो। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान स्वैच्छिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राज्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन इस श्रेणी में आता है? संघ और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को नगर निकायों में मतदान का अधिकार देना। सही है। नगर निकायों को करों, शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियाँ देना। सही है। नगर निकायों की शक्तियों का हस्तांतरण करके उन्हें स्वायत्त बनाना। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, पंचायती राज संस्था पर कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों के पास में स्थित है। सही है। विषय ग्राम प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 की परिशिष्ट 5 में आता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नगरपालिका के संदर्भ में नगर निकाय को भंग करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। सही है। 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगर निकाय क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए। सही है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए नगर पालिका में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों को चुने जो गठन के समय एक वैधानिक निकाय नहीं थे, लेकिन बाद में एक कानून द्वारा अपनी शक्ति प्राप्त की। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में अनिवार्य आरक्षण, यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, गलत है। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। उनका चुनाव केवल विधानसभा और परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, गलत है। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, सही है। कितने कथन सही हैं? तो एक कथन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कई संवैधानिक आदेश हैं। संविधान ने कुछ मामलों को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकती है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल विषय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे, सही। ग्राम पंचायतों का विघटन और ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी ग्राम पंचायतों में एक सचिव होता है। इस संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है, सही है। वह पंचायत सरपंच द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत है। वह ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो यह अधिनियम 5वीं 6ठी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पहले उनके विघटन पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, सही है। जहां शेष अवधि जिसके लिए भंग पंचायत जारी रहती है 6 महीने से कम है, वहां चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। ऊपर दिए गए राज्यों में से कितने राज्य PESA अधिनियम 1996 के तहत नियम बनाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य PESA अधिनियम 1996 के तहत नियम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। तो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है राज्य विधानमंडल द्वारा तय तरीके से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा से निकटता से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यह पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस स्थिति में राज्य सरकार का अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, सही है। NHRC के किसी सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, गलत। यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह सदस्य के रूप में जारी नहीं रह सकता है, गलत। आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना अनिवार्य है, सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 5, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 10 सदस्य होते हैं और जिन्हें स्पीकर द्वारा 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, गलत है। इसमें 10 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर के द्वारा 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता है, गलत है। अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से संबंधित होता है, इसलिए ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन व्यापार नियम 1971 के तहत किया गया था, गलत है। कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में है, सही है। एक गैर कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य हो सकता है, सही है। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित और भंग किया जा सकता है, गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति किसके पास होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और लक्षद्वीप। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, अर्थात पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में से इनमें से शामिल हैं गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली, दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों की एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, गलत है। ऐसे क्षेत्रों में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, गलत है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कोई सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार संस्थानों के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समितियों में से कुछ ने स्थानीय सरकार के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नवीनतम थी जिसने स्थानीय निकायों के संवैधानिकरण का नेतृत्व किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में कुछ सामान्य प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सामान्य प्रावधान है जो दोनों में शामिल हैं? तो जिला योजना समिति का गठन, ये दोनों में शामिल नहीं है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, और कुछ क्षेत्रों में प्रावधानों को लागू न होना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद का सदस्य अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकता है, गलत। भारत के राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के भीतर किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की शक्ति है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बी से, कथन 2 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उप मुख्यमंत्री अर्थात डिप्टी सीएम का संविधान में सीधे उल्लेख नहीं है, सही है। वह मुख्यमंत्री की सहमति के बिना आदेश या निर्देश जारी कर सकता है, गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए सही, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भोजपुरी, अंग्रेजी और मिजो और पाली। इनमें से भोजपुरी, अंग्रेजी, मिजो और पाली 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधायक या विधान परिषद सदन में भाषण देना चाहता है, उसके पास निम्नलिखित में से किस भाषा में सदन को संबोधित करने का विकल्प है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, राज्य की कोई भी आधिकारिक भाषा में, संविधान में अनुसूचित भाषाओं में से कोई भी एक भाषा में, और उनकी अपनी मातृभाषा में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता में कार्य करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राज्यपाल को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, गलत, क्योंकि विधान परिषद का उपसभापति सभापति को इस्तीफा देता है। परिषद का सदस्य न होने पर वह 30 दिनों तक अपने पद पर बना रह सकता है, गलत, वह 1 दिन भी अपने पद पर नहीं बना रह सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई गलत, दोनों कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189 अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है।
179 नहीं बल्कि 189 नहीं बल्कि 179। विधानसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से सदस्य को उन्मुक्ति सही है। सदन की बैठक जारी रहने के दौरान सिविल कार्यवाही के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति सही है। न्यायालय को प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को उपलब्ध है? तो भारत के नागरिक को उपलब्ध है भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार और भारत में कहीं भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 और 4, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव और जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव कराए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता है। गलत, चुनाव कराने वाले सभी देश अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक हैं। गलत, चुनाव के सभी तरीके आबादी के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। गलत कथन का चयन करना है तो सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की नियम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं सही है। समिति की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का होता है सही है। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। गलत, क्योंकि समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का नहीं होता है, 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में एक समान नहीं माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथक निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचक क्षेत्र और निर्वाचक मंडल दोनों ही आबादी को एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं सही है। आरक्षण प्रणाली में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन सभी लोगों को उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है सही है। वर्तमान में भारत में केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही पृथक निर्वाचन प्रणाली का पालन करता है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्तमान में व्यवहार में समानता का प्रतीक है? तो जनहित याचिका, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सबसे पहले आने वाले को प्राथमिकता, ग्राम सभा और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये सभी समानता के प्रतीक हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयकों को संसद के सदनों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने वाला विधेयक सही है। राज्यों की रुचि वाले किसी भी कर या शुल्क को लगाने वाले या बदलने वाला विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में उल्लेखित किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का प्रावधान करने वाला विधेयक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए सही है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार सत्तारूढ़ दल से संबंधित सदस्य को अध्यक्ष रूप में चुना जाता है। गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती है सही है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। गलत, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार विमर्श से अवगत होने का अधिकार है सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के विभिन्न तरीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व देती है, सही है। एक नागरिक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अनुपातिक प्रतिनिधित्व में राष्ट्रीय विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को अधिक आसानी से जवाबदेह ठहरा सकता है, गलत है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली एक संसदीय सरकार के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में अधिक सुचारू रूप से कार्य करना संभव बनाती है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। राज्य परिषद के लिए राज्यसभा नाम श्री जीवी मौलंकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, गलत है। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य किसी भी परिस्थिति में 6 साल तक अपनी सदस्यता बनाए रखते हैं, गलत। राज्यसभा की रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपचुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, तो सभी गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में विवरण देना होता है, सही है। वेबसाइट पर स्वयं के अकाउंट पर अपलोड की गई फोटो या वीडियो के रूप में कोई भी राजनीतिक सामग्री राजनीतिक विज्ञापन नहीं मानी जाती है, सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एग्जिट पोल के संचालन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, गलत है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है, तो मूल रूप से आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त होते हैं, गलत। आयोग के निर्णयों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, गलत। राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा, गलत है। राज्यसभा राज्य विधान परिषद के निर्माण और उन्मूलन के लिए विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित कर सकती है, गलत है। तो कौन सा कथन सही है, कोई कथन सही नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस संशोधन के लिए राज्यों के बहुमत की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो राज्यसभा के कोरम में संशोधन, गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन, गलत। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सही। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जाता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, सही है। राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि यह लाभ के पद के बराबर होता है, सही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सदन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रावधान है, सही है। सदन में विधायी विशेषाधिकार उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें बोलने या सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है, तो इनमें से सही कथन है, राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा तीनों प्रकार की आपात शक्तियों की घोषणा की मंजूरी देने में, सही। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूरी देने में,
वित्त आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करने में। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकार का अपवाद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो 14 और 19 का अपवाद है 31A और अनुच्छेद 31C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अलग घटक निकाय नहीं है। सही है। राज्य विधानमंडल को समय अवधि के 6 महीने के भीतर उन्हें अनुशंसित संविधान संशोधन विधेयक को या तो अनुमोदित करना होता है या स्वीकार करना होता है। गलत है। संविधान में संशोधन करने में राज्य विधानमंडल की भूमिका सीमित है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो उनके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। गलत है। उन्हें सदन के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। गलत है। वह सामान्य रूप से पहली बार मतदान नहीं करता है, लेकिन वोटों की बराबरी के मामले में एक निर्णायक वोट का प्रयोग करता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संसदीय समितियों में से कौन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा लाभ के पद संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरणों संबंधी समिति। ये तीनों सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1977 तक विपक्ष के नेता के पद से कोई पारिश्रमिक नहीं जुड़ा था। सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है। सही है। सामान्य तौर पर विपक्षी दल के मुख्य सचेतक को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के सदस्यों पर लागू होता है। सही है। यह दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है। सही है। कानून के तहत स्पीकर को 3 महीने के भीतर दल बदल याचिका पर फैसला करना चाहिए। गलत। या किसी विधेयक को उसके विवेक, निर्णय और उसके मतदाताओं के हितों के अनुरूप मतदान करने से नहीं रोकता है। गलत। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समवर्ती सूची में बनाए गए संसदीय कानून को राज्यों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। सही है। यदि विधेयक पर उनकी सहमति मिलने से पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है तो भारत का राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। सही है। भारत के संविधान के लागू होने के बाद से राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया गया है। गलत है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में यह दीर्घकालिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिक अनुकूल होता है। गलत। राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग अधिक है। सही है। यह सरकार में सभी वर्गों के क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निजी विधेयक एक संसद द्वारा पेश किया जाता है जो एक सरकार का अंग नहीं होता है। सही है। संसद का कोई भी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। सही है। एक निजी सदस्य एक सत्र के दौरान 4 से अधिक विधेयक पेश नहीं कर सकता है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होता है। सही है। भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का सहारा लिया जा सकता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं। राज्य विधानमंडल भारत के संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक का प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकता है। सही है। और भारत के संविधान में संशोधन के लिए संसद में कोई विधेयक पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। सही है।
भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व उत्पन्न करने वाली अधिकांश वस्तुएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती हैं, सही है। केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राज्यों की कार्यकारी शक्तियों से श्रेष्ठ है, सही है। केंद्र के पास सामान्य परिस्थिति में भी राज्य के विधायी शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति है, गलत है। ये कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक भाग है जो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। धन्यवाद।